नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज की लर्निंग में एक फ़िल्टर कह सकते हैं कि फ़िल्टर के माध्यम से हमने पूरे के पूरे मार्केट से कुछ चुनिंदे कंपनी को लिया है, चुन करके लेके आए हैं ये समझ लीजिए। और जो हमने कुछ कंडीशन बेस अप्लाई किया था वो आप सामने देख पाएँगे कि हमने कंडीशन बेस ये लगाया था कि कम से कम 1000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनी चाहिए। उसमें जो प्रमोटर का कंट्रोल है वो 70% से ज़्यादा होना चाहिए, अर्थात स्ट्रॉन्ग बैकएंड्स की बात मैं कर रहा हूँ। साथ में चाहे वाई-ओ-वाई ग्रोथ हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो, मिनिमम तो कम से कम 5% तो ग्रोथ होना ही चाहिए, चाहे वो सेल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, चाहे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखा जाए, पिछले पीरियड के मुकाबले। इस तरह की कंपनी को हम आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वो कंपनी जो है वो कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है, मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा है। लोधा ग्रुप की कंपनी है आजकल, और लोधा ग्रुप की जो कंपनियाँ हैं ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट का कामकाज करती है। मैक्रोटेक्स इसका नाम है। और कंपनी की यदि हम वेबसाइट्स पे चलें और देखा जाए इनके बिजनेस मॉडल को लेकर के, तो आपके सामने दिख रहा होगा कि इनका बिजनेस मॉडल जो है ये जो है रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, और लोधा की बात कर रहा हूँ। अब जिसको जानने की पीछे वजह क्या है, देखिए मैंने कुछ कंडीशन बेस की बात किया था, जहाँ पे हमने वाई ओ वाई की ग्रोथ को देखा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को देखा, मार्केट में स्टेबिलिटी की तरफ देखा, मार्केट में सस्टेन करती हुई देखी गई। तो इसमें एक चीज़ पे हमने फ़ोकस किया तो समझ में हमें नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, पता है क्या? हमें समझ में ये नहीं आई, जिस कंपनी की मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ है, कंपनी में जो एक जिसको हम पैंदी कहते हैं, छोटी निवेशकों का इंटरेस्ट की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि कंपनी में जो होल्डिंग बची है, वो केवल और केवल करीब 2.5% के आसपास आम निवेशकों के पास होल्डिंग है। आम निवेशकों की होल्डिंग कितना है? करीब-करीब, अरे सॉरी, आम निवेशकों का होल्डिंग कितना कहता है? नियरली देखा जाए तो ये कहता है केवल 1% से भी कम कहाँ का है। तो मैं बड़ा अचंभित हूँ इस बात से लेकर के, फिर आखिर जो आम निवेशक की जो हम इंटरेस्ट की बात करते हैं कई बार, समझने की कोशिश करते हैं, वो इसमें कुछ है ही नहीं। इतनी परसेंटेज है आम निवेशकों के पास, 1% मार्केट को टेक ओवर नहीं कर सकता। फिर मार्केट चलती कैसे है? मार्केट में बिकवाली कौन करता है, खरीदारी कौन करता है? आम निवेशकों की तादाद इस कंपनी में जो है, करीब जिसके पास 1% से कम की होल्डिंग है, वो करीब-करीब 1 लाख निवेशक हैं। टोटल नंबर ऑफ यदि शेयर होल्डर की बात किया जाए, एज़ ऑन द डेट ऑन द 31 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग। अब जिस पॉइंट को लेकर हमने चर्चा करने की कोशिश किया, कंडीशन बेस्ड की बात करूँ, पीयर्स से कंपेयर करने की से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि बड़ी दिग्गज कंपनी के तौर पे डीएलएफ है। सेकंड लार्जेस्ट इन द मार्केट साइज के हिसाब से कह सकते हैं कि मैक्रोटेक्स कंपनी है। मैक्रोटेक डेवलपर की बात करूँ, इसका स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो करीब 1200 रुपये के आसपास है। और इसमें यदि इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक स्टॉक को देखते हैं, तो थोड़ा सा ओवर वेटेज है। पर यदि आप इनकी कंपेयर कंपेयर करते हैं डीएलएफ से, तो शायद वहाँ के अकॉर्डिंगली भी जो पी रेशियो है वो थोड़ा-सा महँगा दिखता है। स्टॉक थोड़ा-सा महँगा दिखता है कंपैरिज़न टू द स्टॉक पी के अकॉर्डिंग। यदि कंपनी की डेट टू इक्विटी नंबर को देखा जाए, तो हम देख पाए हैं कि इसमें जो बाकी कंपनियाँ हैं जिसमें कि डीएलएफ की बात ही शामिल करता है, उसके मुताबिक यहाँ पे जो वेट है थोड़ा-सा ज़्यादा हैवी टेंशन की बनी हुई देखने को मिलता है। अब यदि इनकी बुक वैल्यू से मार्केट को कंपेयर करते हैं, तो करीब-करीब 600% की रैली क्रिएट करता है। यदि आप इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर भी करते हैं, जो इनकी एसेट्स वैल्यूएशन है उसके मुताबिक की बात करें, करंट मार्केट प्राइस को 1200 के आसपास की बात करूँ तो वो भी करीब 600% रैली क्रिएट कर चुका है। अब जो महत्वपूर्ण सवाल ये था कि क्या कंपनी का वाई-ओ-वाई ग्रोथ, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, ये कैसा डिज़ाइन किया गया है और किस तरह से मार्केट पे बनी हुई दिखती है। देखिए, यदि हम वाई-ओ-वाई की ग्रोथ की बात करें, तो हमने देखा कि कंपनी में करीब-करीब 40% के आसपास की सेल्स ग्रोथ थी फ्रॉम द वाई-ओ-वाई। तो वहीं पे प्रॉफिट का ग्रोथ जो था, वो भी करीब-करीब 61% से ज़्यादा, अर्थात 62% के आसपास, नियर अबाउट की। यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, तो देखा गया कि सेल्स में करीब 55% की रैली थी। तो वहीं जो प्रॉफिट का नंबर था, वो 121% इंक्रीज करती है कंपेरिजन टू द सितंबर के रिजल्ट्स। इसमें दिसंबर के। अब ये सवाल तो हमने समझ लिया कि आखिर जो कंपनी का जो
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है पिछला रिकॉर्ड के मुताबिक, पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, वो क्या है, ये बैक टू बैक ग्रो करती है। तो साथ में यदि हम आज के सिचुएशन में कंपनी की ट्रेंड की बात करें, मार्केट के ट्रेंड की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा जो हमने कैप्चर किया वो मार्केट की रेंज में 52 वीक के हाई पोजीशन से, या आप ये भी कह सकते हैं कि लाइफ टाइम की हाई पोजीशन। क्यों कहता हूँ, क्योंकि 2024 एक ऐसा समय, ऐसा ईयर था जहाँ पे इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन थी, और इलेक्शन से पहले काफी सारे दावे किए गए, और मार्केट एक पिक पे हुआ करता था, और मार्केट पिक पे बाद मार्केट आजकल 27% डिस्काउंट रेटों में अवेलेबल है, या ये कह सकते हैं कि 27% इनकी डिमांड जो सितंबर 2024 के आसपास मार्केट में वो गिर चुकी। एक चीज को और जानना जरूरी है, यदि हम बॉटम प्राइस से करंट मार्केट की रेंज को जानने की कोशिश करते हैं, तो देखा गया कि 17% के आसपास आंकड़ा। पूरे के पूरे पियर्स चेन को हमने लिया है, जिसमें हमने ये देखा आंकड़ा निकाल करके जो आखिर किस कंपनी में कितना स्टेबल है। तो देखा गया, चाहे वो हम मैक्रोटेक की बात करें, चाहे कोई डीएलएफ की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो गिरने वाले स्टॉक थे पोजीशन के मुताबिक वो 37% था, जिसका नाम था गोदरेज प्रॉपर्टी। वैसे उससे ज्यादा भी गिरा था, जिसमें कि एक और कंपनी नाम प्रेस्टीज की बात शामिल करते हैं। रिसेंटली यदि हम तीन बड़े कंपनी की बात करूं, तो उसमें से गोदरेज की बात शामिल करता है, और यदि सबसे कम गिरने वाले स्टॉक की बात किया जाए तो वो मैक्रोटेक डेवलपर है, क्योंकि इसमें आम निवेशकों का जो पोजीशंस है वो 1% से कम है और 1 लाख से ज्यादा बनी हुई दिखती है। अब देखिए कंपनी की, यदि आप वाई वाई ग्रोथ की देखते हैं, सॉरी, यदि हम आरओसी की आंकड़ा को देखा जाए, तो ये निकल के आती है कि 10% से लेकर के 11% के बीच में रही है। जबकि इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक हमने क्या देखा, ओवर वेटेज है। मार्केट की रेंज के मुताबिक हमने देखा कि 70% डिस्काउंट है, जबकि बॉटम से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक होती हुई देखी। कंपनी में जैसे हमने कंडीशन के बेसिस पर बात किया था कि प्रमोटर कंट्रोल काफी अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो 72% से ज़्यादा स्ट्रांग है। और नेट इनकम मार्जिन जो है, कंपनी जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, वो 18% की सेविंग कर रही है, जितना कि कह सकते हैं जो फ्लैट रेट ऑफ द जीएसटी फॉर द सर्विसेज पार्ट, तो 18% इनका नेट इनकम मार्जिन रहा। डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है, करंट रेशियो के नंबर पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं, लेकिन एक चीज़ को लेकर जानने की जरूरत है, वह है रिस्क फैक्टर। आखिर जो आपने कमाई किया, जो दर्शाया, वो आपने कितने लंबे पीरियड तक रिस्क फैक्टर रखा जो आपने डेटा से कलेक्ट नहीं किया। यदि इसकी चर्चा करें तो सामने देखते ही कंपनी में करीब 1 महीने की रिस्क फैक्टर बनी हुई थी, जो कि 28 दिन के बाद शामिल कर। यदि हम कंपनी की यदि हम सीजीआर डेटा की बात करें, जो हम कंपाउंडेड डेटा की तरफ चलते हैं, जहाँ पे लास्ट कुछ सालों के डेटा के हिसाब से देखा जाए, तो ये देखा गया कि पिछले 3 साल में 24% की सेल्स में ग्रो रही है कंपाउंडेड हिसाब से। तो लास्ट यदि आप टीटीएम के मुताबिक देखते हैं तो करीब 42% के आसपास उछाल क्रिएट कर। वहीं यदि प्रॉफिट की चर्चा करेंगे तो करीब करीब 58% से लेकर के, और लास्ट यदि टीटीएम के मुताबिक भी देखा जाए तो करीब 42 से 47% के आसपास देश में शामिल होता है। तो स्टॉक प्राइस को लेकर के चर्चा होती है, और वो कहता है कि करीब 4% के आसपास लास्ट 1 ईयर में था, जो कि ग्रोथ की बात शामिल करता है। तो ये हमने कुछ पहलू को आपके सामने रखने की कोशिश की। एक चीज और जानना जरूरी है कि आखिर कंपनी का जो रिस्क फैक्टर की बात की, तो रिस्क फैक्टर थोड़ा सा तो बुल दर्ज करता है, रिस्क थोड़ा सा जरूर, लेकिन जो आसमान छूने वाली बातें हैं ना, वो थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगता है। शायद उसमें जो पोजीशन है वो काफी बेटर हो, क्योंकि ईयर एंड ईयर बेसिस पे मार्केट में ग्रोथ अभी तक पास्ट परफॉर्मेंस बना है। एक चीज को और ध्यान देने वाली बात है कि हम पास्ट परफॉर्मेंस को मद्देनजर रख के ये नहीं कह सकते कि सर फ्यूचर प्रोडिक्शन ऐसा हो सकता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन ये रखा जाता है, यदि आप फर्स्ट बेंच के बच्चे रहे हो या सेकंड बेंच के बच्चे रहे हो, तो एक्सपेक्टेशन ये रखी जाती है जो शायद ये आगे चल करके भी शायद फर्स्ट या सेकंड बेंच के बच्चे रहेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कोई प्रोडिक्शन, फ्यूचर प्रोडिक्शन नहीं, ना कोई ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात, ना कोई रिकमेंडेशन की बात, क्योंकि हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं, ना कोई आपके लिए एडवाइजर्स हैं। हम यहाँ पे केवल और केवल एक लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से जो हमारी समझ में आता है कि मार्केट को फिल्टर कैसे करते हैं,
मार्केट में कुछ फ़ॉर्मूला बेस पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं या आखिर जो यदि हम मार्केट की फंडामेंटल स्ट्रेटजी को देखें तो उसमें फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा रहा है, बिज़नेस मॉडल अभी तक का कैसा रहा है। मैं उसमें ये भी जानना चाहता हूँ कि बिज़नेस आखिर क्या-क्या करती हैं, एक्चुअल में क्या उसमें इश्यू है, मैं उस पे भी जानना चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ। ज़्यादातर की बात करूँ तो, जो अब इसका पास्ट परफ़ॉर्मेंस है उसी के बारे में चर्चा करते हैं और उसके हिसाब से चर्चा को आगे बढ़ाते रहते हैं। यदि हम चार्ट लेवल की तरफ चलें तो चार्ट लेवल को लेकर के हम कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दिखता है वो चीज़ को लेकर के जो है जिसके हमने वो देखा था परसेंटेज ऑफ रिस्क फैक्टर देखा था, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट में यहाँ लगता है कि शायद जो मार्केट एक बाउंस जो एक बॉटम पे आई थी, वहाँ से एक बाउंस बैक की तरफ इशारा देती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, जो जब कोई इंटरेस्ट बनता है ना, ट्रस्ट की बात होती है, जब आप कुछ पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को आप क्रॉस कर लेते हो तो आपको लगता है कि शायद ये यहाँ से ब्रेकआउट कर लेगी, या आप पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के पीछे आप जा रहे हो निचली बाजार में तो शायद आप ब्रेक डाउन कर लोगे। तो ये एक नॉर्मल साइकोलॉजी, ये नहीं, एक नॉर्मल थिंकिंग की बात करता हूँ मिलने की, जहाँ पे ये और एक चीज़ हमेशा और कहता हूँ कि दोस्तों, पैसा है तो सब कुछ है, मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर इन शेप फॉर द बेटर टुमारो। और साथ में यदि हम इसको एक गोल्डन रूल की तरफ इशारा करें, तो ये कह सकते हैं कि मैं कोई टारगेट की बात या एसएल की बात तो बिल्कुल शामिल नहीं करता हूँ, या कि इसका टारगेट क्या होगा, एसएल क्या होगा। लेकिन एक बात शामिल करता हूँ कि जब हम प्रॉफ़िट देखते हैं ना, नोशनल जो हम पोर्टफ़ोलियो में देखते हैं, उसको लपेटने की आदत डालनी पड़ेगी। और यदि अच्छे प्रोडक्ट आपने लेके रखा है, तो फिर चिंता की बात कभी होती नहीं, क्योंकि वो उसके वैल्यूएशंस में उतना ज़्यादा कमी नहीं आती। और यदि कुछ ऐसी चीज़ें हमने ले घर लेके आए जो शायद एक्सपायर कर जाए या वो ख़राब हो जाए, उसको स्टोर हम करके नहीं रख सकते, तो उसकी वैल्यूएशन में कमी आ जाएगी या उसके वेट में कमी आ जाएगी, तो सर उसके लेकर के फिर ये कह सकते हैं कि हमें उस यदि हम उस पर्पज़ से ले रहे हैं, तो शायद उसको कट करनी पड़ेगी, उसको हटानी पड़ेगी, तभी हम अपने कैपिटल को भी शेविंग कर पाते हैं। अदरवाइज़ हमारे जो कैपिटल पूरा-पूरा लगा था, वो शायद हमारे हाथ से निकल जाती है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, न्यू कांसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द जॉइनिंग हियर।